Hi, this is Sejati Deshpal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great, and in this particular class we are going to continue with question series for CA Inter Audit और आज की इस क्लास में we are going to cover chapter number 7 questions from study material, test your understanding, test your knowledge, MCQs and case scenario. जितने भी questions आपके बनते हैं चैप्टर नंबर 7 से वो सारे क्वेश्चंस हम आज की इस क्लास में टेकअप करेंगे. अच्छे आपके स्टैंडर्ड है चैप्टर नंबर 7 में, तो डेफिनेटली आपको इस क्लास को देखना चाहिए. और आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटिंग टू ऑडिट. सो लेट्स स्टार्ट. Question number 1 is from your essay number 265 and it says that write a short note on the content of written communications of the significant deficiencies in the internal control. आपको पता है कि as per essay number 265 ऑडिटर को अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई भी डेफिशिएंसीज मिलती है इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, तो ऑडिटर को उन डेफिशिएंसीज की कम्युनिकेशन करनी पड़ती है टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी. और हमने इसको भी अंडरस्टैंड किया था कि ऑडिटर इस डेफिशिएंसी की कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को कैसे करता है, थ्रू लेटर ऑफ वीकनेस. तो वो एक लेटर ऑफ वीकनेस बनाता है और उस लेटर ऑफ वीकनेस के थ्रू उसको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब ऑडिटर इस लेटर ऑफ वीकनेस को बनाएगा तो उस लेटर ऑफ वीकनेस के कंटेंट क्या होंगे, मतलब उस रिटन कम्युनिकेशन में वो किन किन चीजों को इंक्लूड करेगा. तो ऐसे नंबर 265 में हमने क्या पढ़ा था कि ऑडिटर जब अपने लेटर ऑफ वीकनेस को बनाएगा तो वहां पे वो डिस्क्रिप्शन देगा कि उसको क्या डेफिशिएंसी मिली है, एंड इसके साथ साथ वो ये भी बताएगा कि इन डेफिशिएंसी का पोटेंशियल इफेक्ट क्या पड़ सकता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी. एंड इसके साथ साथ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर, विच विल अनेबल द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टू अंडरस्टैंड कि ऑडिटर किस कंटेक्स्ट में ये कम्युनिकेशन कर रहा है. इसके साथ साथ देयर विल बी अदर मैटर्स विच विल बी इंक्लूडेड बाय द ऑडिटर इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन. तो पर्टिकुलरली ऑडिटर उस कम्युनिकेशन में एक्सप्लेन करेगा क्या कि देखो ऑडिट को कंडक्ट करने की पर्पस क्या है कि आपके ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर. दैट मींस ऑडिटर जो यहां पे कम्युनिकेशन कर रहा है अपने इस लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर अबाउट द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल, यहां पे ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल्स को सिर्फ उतना ही कंसीडर किया है, उतनी ही इवैल्यूएशन करी है जितनी रेलिवेंट थी उसकी ऑडिट के पर्पस के लिए. मतलब ऑडिटर कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल. तो कहते हैं इन पर्टिकुलरली ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा उस कम्युनिकेशन के अंदर कि ऑडिट को कंडक्ट करने का पर्पस क्या है, कि ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है. ऑडिट जब उसने करी तो उसने इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किया. कौन से कंट्रोल्स को कंसीडर किया, विच वर रेलिवेंट टू द प्रिपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्यों, ताकि ऑडिटर डिजाइन कर सके अपने ऑडिट प्रोसीजर को विच वर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस. लेकिन ऑडिटर ने इन कंट्रोल को कंसीडर नहीं किया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. राइट, मतलब वो कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कि कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं. उसने सिर्फ जो उसकी रिक्वायरमेंट उसके ऊपर ऐसे नंबर 315 लगाता है कि ऑडिटर को कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, तो उसने उतने ही कंट्रोल्स को इवेल्युएट किया जितना उसकी ऑडिट की पर्पस के लिए रेलिवेंट था, जितने कंट्रोल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड थे. आगे कहता है द मैटर्स विच आर बीइंग रिपोर्टेड, ऑडिटर अपने लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर जिन मैटर्स को रिपोर्ट कर रहा है दोज मैटर्स आर लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसीज जिसको ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, एंड ऑडिटर हैज कंक्लूडेड आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू द मेरिट बीइंग रिपोर्टेड टू द टीसीडब्ल्यूजी. एंड इन इस कम्युनिकेशन के अंदर उन मैटर्स की कम्युनिकेशन हो रही है जिसको ऑडिटर को लगता था कि ये मैटर्स ऐसे हैं, ये डेफिशिएंसीज ऐसी हैं जो आपकी टीसीडब्ल्यूजी को पता होनी चाहिए. तो ये वो सारे मैटर्स हैं जिनको ऑडिटर इंक्लूड करेगा जब वो रिटन कम्युनिकेशन करेगा अबाउट द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द कंट्रोल टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2. ये भी आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है. कहते हैं ऑन रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द इन्वेंटरी एज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ कंपनी. ऑडिटर ऑडिट कर रहा है किसी कंपनी की और आपको पता है कि ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो उसको इंटरनल कंट्रोल्स को भी रिव्यू करना पड़ता है. तो
इन्वेंटरी के एरिया में कंपनी ने जो कंट्रोल लगाए हुए हैं उसकी इवेल्युएशन कर रहा है ऑडिटर। एंड ड्यूरिंग दिस process auditor finds out that physical verification is not being conducted at the regular interval as stipulated by the management। तो मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया हुआ है इन्वेंटरी के एरिया में। कंट्रोल क्या है कि आपकी मैनेजमेंट को रेगुलरली फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए इन्वेंटरी की, लेकिन ये कंट्रोल अप्रोप्रिएटली ऑपरेट नहीं हो रहा है, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट नहीं की जा रही है। The auditor finds it to be significant deficiency in the internal control। ऑडिटर को लगता है कि ये इन्वेंटरी के एरिया में जो कंट्रोल्स लगाए आपकी मैनेजमेंट ने उसके अंदर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। ऑडिटर ने पॉइंट आउट किया है इस सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को मैनेजमेंट को इन अ वन लाइनर एज अंडर। उसने कम्युनिकेशन करी है मैनेजमेंट को इस सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज की जो उसको करनी चाहिए एज पर एसए नंबर 265, लेकिन कैसे करी? उसने सिर्फ एक लाइन में इस कम्युनिकेशन को किया है। क्या लाइन लिखी है उसने कम्युनिकेशन के अंदर? फिजिकल वेरिफिकेशंस ऑफ द इन्वेंटरी इज नॉट बीइंग कंडक्टेड एट द रेगुलर इंटरवल एज स्टिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। उसने सिर्फ इतना बताया मैनेजमेंट को कि देखो कि आपने कंट्रोल लगाया हुआ था कि आपके इन एम्प्लॉइज को कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली इंटरवल पे इन्वेंटरी की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन हो नहीं रही है। बस उसने अपने जब लेटर ऑफ वीकनेस बनाया, जब उसने रिटर्न कम्युनिकेशन बनाई मैनेजमेंट के लिए जहां पे वो डेफिशिएंसीज के बारे में कम्युनिकेशन कर रहा है, उसने सिर्फ यही लाइन लिखी है। इज अबव कम्युनिकेशन बाय द ऑडिटर प्रॉपर? आंसर इज नो। अभी अभी हमने पूरा कंटेंट पढ़ा है ऊपर कि ऑडिटर जब रिटर्न कम्युनिकेशन करता है, जब वो लेटर ऑफ वीकनेस बनाता है मैनेजमेंट के लिए, टीसीडब्ल्यूजी के लिए, जहां पे वो बताता है कि क्या डेफिशिएंसी और उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या है, तो यहां पे उसने डेफिशिएंसी तो बता दी, लेकिन इस डेफिशिएंसी की वजह से पोटेंशियल इफेक्ट क्या आ रहा है ये उसने नहीं बताया। तो डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। इग्नोर स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इफ एनी इन दिस रिगार्ड। कहते हैं कि कोई और रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है आप उसको इग्नोर करो, आप सिर्फ ये बताओ एज पर एसए नंबर 265 क्या ये कम्युनिकेशन प्रॉपर है? आंसर इज नो, राइट। तो उसने सिर्फ कम्युनिकेशन करी डेफिशिएंसी की, उसने पोटेंशियल इफेक्ट क्या ये नहीं बताया। तो आप कैसे इस क्वेश्चन के आंसर को लिखोगे? सबसे पहले आप ये बताओगे कि एज पर एसए नंबर 265 ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है क्या कि उसको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज जो उसको मिली है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। आप यहाँ पे बता भी सकते हो कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होती क्या है। फिर आप ये बताओगे कि ऑडिटर जब कम्युनिकेशन करता है तो उसको कम्युनिकेशन में क्या करना पड़ता है, उसकी कंटेंट क्या होंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसीज इंक्लूडिंग देयर पोटेंशियल इफेक्ट। इसके साथ साथ उसको टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट कंटेक्स्ट अंडरस्टैंड कर सके आपकी कम्युनिकेशन का। फिर आप ये लिखोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं व्हाइल पॉइंटिंग आउट द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, कि ऑडिटर को सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की डिस्क्रिप्शन नहीं देनी पड़ती है, बट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट देयर पोटेंशियल इफेक्ट एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है टीसीडब्ल्यूजी को और मैनेजमेंट को ताकि वो कंटेक्स्ट अंडरस्टैंड कर सके। देयरफॉर इस गिवन सिचुएशन में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो प्रॉपर नहीं है। नॉट ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हैज टू बी कम्युनिकेटेड, मतलब आपके इस क्वेश्चन में सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की कम्युनिकेशन नहीं करनी है। ऑडिटर को मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जो कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी है कि आप रेगुलरली अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो इन्वेंटरी की, इसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या पड़ रहा है आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि देखो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की वजह से मैनेजमेंट कि कोई ये जो कंट्रोल्स थे कि उसको रेगुलरली अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए, अगर वो रेगुलरली अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करी इन्वेंटरी की तो मिस स्टेटमेंट हो सकती है इन्वेंटरी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी कंपनी का प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है। मतलब आप उस डेफिशिएंसी की जब कम्युनिकेशन करोगे तो उसके पोटेंशियल इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं आपके एंटिटी के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसको भी बताओगे। हाईलाइटिंग द इंपोर्टेंस ऑफ सच अ कंट्रोल, ऑडिटर बताएगा कि इस कंट्रोल की इंपोर्टेंस क्या है। इट शुड बी स्टेटेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फिक्स्ड फॉर द कंसर्न पर्संस फॉर द अदरिंग टू सच एन इंपोर्टेंट कंट्रोल। तो ऑडिटर जब कम्युनिकेशन करेगा तो बताएगा कि देखो इस एरिया में कंट्रोल का होना और उसका ऑपरेट करना इफेक्टिवली कितना इंपॉर्टेंट है, अलोंग विद ये भी वो बताएगा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको कंट्रोल के साथ कंप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे क्रक्स से निकल के आ रहा है कि आप सिर्फ ये नहीं बताते जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो डेफिशिएंसीज अबाउट द इंटरनल कंट्रोल कि क्या डेफिशिएंसी है, ऑडिटर को ये भी कम्युनिकेट करना पड़ता है कि इस डेफिशिएंसी का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, पोटेंशियल इफेक्ट क्या पड़ रहा है ऑन द एंटिटी एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट आउट सम ऑफ द मैटर्स दैट ऑडिटर मे कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर डेफिशिएंसी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट
डेफिशिएंसी। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ऐसे नंबर 265 से। कहता है कि ऑडिटर जब अपनी ऑडिट कर रहा है तो उसको कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसीज मिलेंगी, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि कंट्रोल के अंदर जितनी भी डेफिशिएंसी मिल रही है वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप ये बताओ कि किन किन फैक्टर्स को ऑडिटर कंसिडर करेगा इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कि जो डेफिशिएंसी उसने आइडेंटिफाई करी वो डेफिशिएंसी अपने आप में, मतलब वो एक इंडिविजुअल डेफिशिएंसी या बाकी डेफिशिएंसीज के साथ मिलके वो एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। तो आपको फैक्टर्स बताने हैं वो, राइट। हमने एग्जांपल देखे आपके ऐसे के अंदर कि एग्जांपल्स क्या हैं जिन उन सारे फैक्टर्स के जिनको ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो डिटरमाइन कर रहा होगा कि क्या एक डेफिशिएंसी अपने आप में इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशंस विद अदर डेफिशिएंसीज एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मानी जा सकती है या नहीं। कौन कौन से एग्जांपल है? नंबर 1, लाइक्लीहुड क्या है आपके डेफिशिएंसी के, लाइक्लीहुड क्या है कि कंट्रोल के अंदर अगर डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। देखो कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या, ऊपर वाले एग्जांपल, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो डेफिशिएंसी थी उसी का एग्जांपल लेते हैं। डेफिशिएंसी ये थी कि आपकी मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया हुआ था कि फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन हो नहीं रही है, तो ये डेफिशिएंसी थी। मतलब कंट्रोल जो लगे हुए थे आपकी मैनेजमेंट उनका कंप्लाई नहीं कर रही है, तो ये डेफिशिएंसी है कंट्रोल के अंदर, राइट। तो अब यहां पे अगर आपको ये कंक्लूड करना है कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं, तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रही है तो इस डेफिशिएंसी की वजह से कितने चांसेस हैं कि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फ्यूचर में गलतियां हो सकती हैं। तो ये लिखा हुआ है लाइक्लीहुड ऑफ द मिस स्टेटमेंट, likelihood of the deficiency leading to the material misstatement in the financial statement in the future। कि इस डेफिशिएंसी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितने चांसेस है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अगर चांसेस हाई हैं कि हाँ कि बहुत सारे चांसेस है कि गलतियां हो सकती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। दूसरा, सस्पेक्टेबिलिटी टू अ लॉस और अ फ्रॉड ऑफ द रिलेटेड एसेट और अ लाइबिलिटी। उसी एग्जांपल को पकड़ के चलते हैं। इन्वेंटरी के एरिया के अंदर कंट्रोल में डेफिशिएंसी थी, इस डेफिशिएंसी की वजह से जिस एसेट के ऊपर ये कंट्रोल लगा हुआ था वो एसेट क्या था? इन्वेंटरी। उस एसेट में कितना लॉस हो सकता है, कितना फ्रॉड हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा चांसेस हैं उस रिस्पेक्टिव एसेट में जिस एसेट के ऊपर कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी है, उस लाइबिलिटी में जिस लाइबिलिटी के कंट्रोल के ऊपर डेफिशिएंसी है, वहां पे डेफिशिएंसी की वजह से अगर लॉस या फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं तो फिर वो डेफिशिएंसी आपकी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। तीसरा फैक्टर जिसको ऑडिटर कंसीडर करेगा वो है सब्जेक्टिविटी of determining the estimated amounts या complexity of determining the estimated amounts such as fair value accounting estimates। तो जहां पे जिस एरिया में मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए हुए हैं, अगर वो कंट्रोल ऐसे एरिया में है जहां पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेने के लिए बहुत ज्यादा उसकी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ये कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा होगा उस एरिया में। तो जिस एरिया में आपका रिस्क ज्यादा है, अगर उसी एरिया के अंदर आपके कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये डेफिशिएंसी भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। क्योंकि अब इस पॉइंट को आप नंबर 1 पॉइंट से जोड़ो कि अगर रिस्क ज्यादा है और आपके कंट्रोल अच्छे नहीं है तो इसका मतलब सस्पेक्टेबिलिटी अब ज्यादा बढ़ गई ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की। तो यस, ये डेफिशिएंसी भी क्या होगी? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। फोर्थ पॉइंट कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज्ड टू द डेफिशिएंसी। आपके जिस एरिया के अंदर कंट्रोल में डेफिशिएंसी है, राइट, उस डेफिशिएंसी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने अमाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट अफेक्ट हो रही है, एक सिग्निफिकेंट बैलेंस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय सच अ डेफिशिएंसी, तो भी ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी दैट हैज अकर्ड और कुड अकर इन द अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोज्ड टू द डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसीज। इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि सेल्स के एरिया में आपके जो कंट्रोल लगे हुए हैं वहां पे डेफिशिएंसी मिली है, तो आप मुझे बताओ सेल के एरिया में कितनी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है? आप कहते हो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती है, राइट, हमारी एंटिटी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, तो मतलब आपकी बहुत ज्यादा सेल्स की ट्रांजैक्शंस होती है, तो वहां पे कंट्रोल अच्छे होने चाहिए। नहीं तो जितनी ज्यादा आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करते जाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी गलतियां होती जाएंगी। तो अगर वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी जो अकर होती है उस ट्रांजैक्शंस के अंदर, उस अकाउंट बैलेंस के अंदर, या हो सकती है फ्यूचर में वो नंबर ऑफ एक्टिविटी आपकी ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां
उस एरिया में भी जो डेफिशिएंसी आपको मिली है वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। उस कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए जिस कंट्रोल के अंदर आपको डेफिशिएंसी मिली है। अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए, तब आप बोलोगे कि वो डेफिशिएंसी क्या है, आपके लिए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए, इसको आप पढ़ लेना, राइट। फिर आता है कॉजेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शन डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसीज इन द कंट्रोल। तो कहते हैं किन रीजंस की वजह से डेफिशिएंसी आपको मिली, क्या कॉज था उसका। दूसरा, किस फ्रीक्वेंसी पे आपको एक्सेप्शंस डिटेक्ट हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल। तो बताती हूं इसका मतलब क्या है। देखो, आपका एक कंट्रोल लगा हुआ है। कंट्रोल क्या है कि जब जब भी आप परचेसेस करोगे आपको परचेसेस करते वक्त प्रॉपर ऑथराइजेशन लेनी है, ये कंट्रोल है। ऑडिटर ने जब परचेसेस के इनवॉइसेस उठा के देखे तो उसको दिखाई दे रहा ऑथराइजेशन तो ली नहीं, मतलब इसका मतलब जो आपने कंट्रोल लगाया हुआ है उसके अंदर क्या है, डेफिशिएंसी है। तो आप फाइंड आउट करो कि क्या कॉज है एंड इस डेफिशिएंसी की वजह से कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको एक्सेप्शंस मिल रही है। मतलब क्या है कि आप ऑथराइजेशन नहीं ले रहे, आपने जितने भी इनवॉइसेस चेक करे उसमें से कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस के अंदर आपको ऑथराइजेशन नहीं मिली। आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा ऐसे नंबर ऑफ इनवॉइसेस है जिसमें ऑथराइजेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इस डेफिशिएंसी की वजह से गलतियां हुई होगी। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड बाय योर ऑडिटर जब वो इवेलुएट करेगा कि क्या कोई डेफिशिएंसी अपने आप में या इन कॉम्बिनेशन विद अदर डेफिशिएंसी क्या वो एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बनती है, राइट। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स रेलिवेंट टू द ऑडिट। डेफिनेटली उनको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है कंट्रोल की जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। इसको तो हमने ऐसे नंबर 315 या मैं बोल सकती हूँ चैप्टर नंबर 3 में हमने इसको अंडरस्टैंड किया है। When identifying and assessing the effectiveness and risk of material misstatement, तो ये बात तो इसने ऐसे नंबर 315 जो रिक्वायरमेंट सेट करता है ऑडिटर के ऊपर वो लिखी हुई है। आगे कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड, आप ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी की जिसका नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड, यू ऑब्जर्व्ड डेफिशिएंसी एग्जिस्ट इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड यू वांट टू असर्टेन द सेम। ओके, तो आपके सामने डेफिशिएंसी आई है कंट्रोल के अंदर और आप ये असर्टेन करना चाहते हो कि इस कंट्रोल की डेफिशिएंसी की वजह से क्या रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का, या किन रीजंस की वजह से आपकी डेफिशिएंसी है। एल्यूसिएट द वेरियस इंडिकेटर, क्वेश्चन यहां पे इसने पूछा है, आप इंडिकेटर बताओ ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी व्हिच विल हेल्प यू इन असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप ये जानना चाहते हो बीइंग एन ऑडिटर वो कौन कौन से इंडिकेटर्स होंगे जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि कंट्रोल के अंदर आपको डेफिशिएंसी मिलेगी। मतलब अगर ये सारी सिचुएशन ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त दिखाई दे जाती हैं जो नीचे लिखी हुई है, तो आप समझ लो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ये सारे बातें इस तरफ इशारा करती है कि मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स लगाए हैं उन कंट्रोल्स के अंदर डेफिशिएंसी है। ये क्वेश्चन आपको इंडिकेटर्स बताने हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसको पता है कि इंटरनल कंट्रोल्स की उसको इवैल्यूएशन करनी है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन करनी है, मतलब जितने भी कंपोनेंट आपकी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा बनते हैं उनकी इवैल्यूएशन करनी है। और सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो ऑडिटर को दिखाई दे रहा है, उसके सामने एविडेंसेस आ रहे हैं कि आपकी एंटिटी की कंट्रोल इन्वायरमेंट इफेक्टिव नहीं है, एटीट्यूड ही अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट ही सीरियस नहीं है कंट्रोल्स को लेकर। तो इसका मतलब जो कंट्रोल उसने बनाए होंगे वो भी उसके अच्छे नहीं होंगे, तो कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी होगी। तो सबसे पहला इंडिकेटर क्या आया, उसको एविडेंसेस मिल रहे हैं इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट के। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इंडिकेशन दैट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस इन व्हिच मैनेजमेंट इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड आर नॉट बीइंग एप्रोप्रिएटली स्क्रूटनाइज्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी। कहता है कि आपकी मैनेजमेंट जिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर इंटरेस्टेड है उन ट्रांजैक्शंस को आपकी टीसीडब्ल्यूजी स्क्रूटनाइज नहीं करती। आपको पता है टीसीडब्ल्यूजी को एक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, उसका काम है कि उसको ओवरसाइट करनी पड़ती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। आपकी मैनेजमेंट, आपकी टीसीडब्ल्यूजी वो ओवरसाइटिंग का रोल अच्छे से प्ले नहीं कर रही है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट के,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड। ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक मैनेजमेंट फ्रॉड मिला है, मतलब फ्रॉड हुआ है और किसने किया, मैनेजमेंट ने किया है, चाहे वो मटेरियल है या नहीं। एंड ये एक ऐसा फ्रॉड है जिसको एंटिटी के लगाए हुए कंट्रोल रोक नहीं पाए, मतलब कंट्रोल आपके अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर दिया। मैनेजमेंट फेलियर टू इंप्लीमेंट एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस ऑन द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज प्रीवियसली कम्युनिकेटेड। पिछले साल भी आपकी ऑडिट हुई थी, पिछले साल भी ऑडिटर ने कंट्रोल की आपकी इवैल्यूएशन करी थी, पिछले साल भी उसको डेफिशिएंसी मिली थी, पिछले साल भी ऑडिटर ने इसकी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को करी थी, लेकिन मैनेजमेंट ने उन डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए कोई भी रेमेडियल एक्शन नहीं लिया। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं, ये शो करती है कि आपकी मैनेजमेंट का TCWG का जो एटीट्यूड है इंटरनल कंट्रोल को लेकर, वो कंट्रोल को लेकर एटीट्यूड अच्छा नहीं है, मतलब आपकी जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो डेफिशिएंट है। और अगर ऑडिटर को ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं कि कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिशिएंट है, इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट है, तो ये एक इशारा है, इंडिकेटर है कि कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा एस्पेक्ट, एब्सेंस ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। राइट, आपकी मैनेजमेंट को अपनी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बनानी पड़ती है, वो आइडेंटिफाई करती है खुद अपने एंड पे रिस्क क्या है। राइट, ऑडिटर जब कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहा है तो उसको दिखाई दे रहा है एंटिटी के अंदर तो कोई भी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है ही नहीं जिसकी हेल्प से आपकी मैनेजमेंट अपनी रिस्क की असेसमेंट करती हो। तीसरा, ऑडिटर को दिखाई देता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है तो सही लेकिन इफेक्टिव नहीं है, तो कहते हैं उसको एविडेंसेस मिल रहे हैं ऑफ एन इनइफेक्टिव एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस सच एज मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है उस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को जिसको ऑडिटर ने ढूंढ लिया है, दैट द ऑडिटर वुड एक्सपेक्ट द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस टू हैव बीन आइडेंटिफाइड। राइट, तो मतलब या तो एंटिटी के पास एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है नहीं, ऑडिटर को ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो ये भी इंडिकेशन है कि कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी है, या आपकी मैनेजमेंट ने लगाई तो हुई है, एंटिटी के अंदर एग्जिस्ट तो करता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, वो उन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है जिसको ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी मैनेजमेंट के आपकी एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ओके, फोर्थ, ऑडिटर को एविडेंस मिल रहे हैं इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, मतलब रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं लेकिन मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स टुवर्ड दैट रिस्क आइडेंटिफाइड रिस्क वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, मतलब रिस्क है बट मैनेजमेंट कोई भी कंट्रोल नहीं लगा रही है उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उसको पता है कि यहां पे रिस्क है बट फिर भी कंट्रोल नहीं है, तो ये भी क्या शो कर रहा है कि आपके कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर प्रोसीजर दैट वर नॉट प्रिवेंटेड डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय द एंटिटीज कंट्रोल सिस्टम, मतलब ऑडिटर ने जब अपना काम किया, अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, तो उसने ऐसे आपकी गलतियों को ढूंढ लिया जिसको मैनेजमेंट के लगाए हुए कंट्रोल सिस्टम नहीं ढूंढ पाए, तो इसका मतलब मैनेजमेंट के कंट्रोल अच्छे नहीं है, तो ये भी इंडिकेटर क्या हुआ कि आपके कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी है। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड एज अ प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, ऑडिट करते वक्त उसने एंटिटी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपकी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिए हुए प्रायर पीरियड आइटम्स के, इसका मतलब पिछली बार तुम इनको ढूंढ नहीं पाई थी, समझ में आ रहा है, तो ये भी क्या इंडिकेशन हुआ कि कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी है, कोई अमाउंट पिछले साल से रिलेटेड है तुम उसका डिस्क्लोजर करंट ईयर में दे रहे हो, पिछले साल में तुमने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया इसको। फिर कहते हैं एविडेंस ऑफ द मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर के सामने प्रूफ आ रहे हैं, उसको एविडेंसेस मिल रहे हैं कि मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है, लेकिन जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसको दिखाई दे रहा है कि मैनेजमेंट अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो ये भी क्या शो करेगा कि मैनेजमेंट के जो कंट्रोल है उनके अंदर डेफिशिएंसी है। राइट, तो ये कुछ इंडिकेटर है, अगर ऑडिटर के सामने ये सिचुएशन आती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तो आप समझ लेना कि हो सकता है कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी है। समझ में आया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इन व्हाट वेज एन इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड TCWG इज इंपॉर्टेंट। हमने इस कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है जिसको आप कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन, राइट, और एसए ने आपको यह भी बताया था कि टू वे कम्युनिकेशन होना ऑडिटर और आपके TCWG के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। 260 में ये बात हुई थी, राइट।
तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करना है, किसके बीच में, टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में। ये कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो कहते हैं ये कम्युनिकेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है ताकि ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी अंडरस्टैंड कर सके उन मैटर्स को विच आर रिलेटेड टू द ऑडिट, एंड ये हेल्प कर सके आपके ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने में। आप टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि ऑडिटर जो कहना चाहता है टीसीडब्ल्यूजी उसको समझ पा रही है, राइट, और टीसीडब्ल्यूजी का अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ऑडिटर को, तो आपका ऑडिटर उसको उस इंफॉर्मेशन को भी किससे मांगेगा, टीसीडब्ल्यूजी से मांगेगा। तो अगर आपके ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में एक टू वे कम्युनिकेशन है तो काम आसान हो जाता है। तो कहते हैं इंपॉर्टेंस क्या है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके उन मैटर्स को जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, ताकि ऑडिटर डेवलप कर सके एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। ऑडिटर को ऑब्टेन करनी पड़ती है टीसीडब्ल्यूजी से इंफॉर्मेशन। तो अगर टू वे कम्युनिकेशन है टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में, तो ये प्रमोट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। तो कहते हैं ऑडिटर को हेल्प करेगा ये इन ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी विच मे बी रेलिवेंट टू द ऑडिट। फॉर एग्जांपल टीसीडब्ल्यूजी ऑडिटर को हेल्प कर सकती है इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट कौन लगाता है, ऐसे नंबर 315। इन आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, जहां से ऑडिटर को उसके एविडेंसेस मिल सकते हैं, उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में टीसीडब्ल्यूजी ऑडिटर की हेल्प कर सकती है। ऑडिटर को हेल्प कर सकती है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस और इवेंट। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आपके ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में टू वे कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तभी टीसीडब्ल्यूजी जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर को चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करती है टीसीडब्ल्यूजी को इन फुलफिलिंग देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, राइट। कैसे हेल्प करती है, देखो अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो ऑडिटर जब ऑडिट करता जाएगा उसको कोई भी डेफिशिएंसी मिलती जाएगी तो इसको बताता जाएगा। कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिटर के सामने आएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, टीसीडब्ल्यूजी को बताता जाएगा। तो जो टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसाइट करना पड़ता है, तो आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में ये टू वे कम्युनिकेशन हेल्प करती है टीसीडब्ल्यूजी की। तो ये 3 पॉइंट है यहाँ पे आपको लिखने। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ with respect to communication with TCWG as per essay number 265 and thereafter you can write these points, right। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है discuss with reference to the standards। let's see कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। auditor shall communicate all the significant findings with the TCWG। ये हमने कहां पे पढ़ा था 260 के अंदर कि ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती है उन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की कम्युनिकेशन ऑडिटर किसको करता जाएगा, टीसीडब्ल्यूजी को करता जाएगा। तो आपको डिस्कस करना है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है ऑडिट मैटर्स ऑफ गवर्नेंस इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द टीसीडब्ल्यूजी। कहता है कि जैसे जैसे ऑडिटर ऑडिट करता जाएगा और ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को ऐसे मैटर मिलते हैं, कैसे मैटर मिलते हैं, जो गवर्नेंस के इंटरेस्ट के हो सकते हैं, मतलब जो टीसीडब्ल्यूजी के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं, तो ऑडिटर को उनकी कम्युनिकेशन करनी है, किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्रीफली स्टेट द मैटर्स विच आर टू बी इंक्लूडेड इन सच अ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि एज पर ऐसे नंबर 260 ऑडिटर को किन मैटर्स की कम्युनिकेशन करनी पड़ती है टीसीडब्ल्यूजी को। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप बताओगे कि ऐसे नंबर 260 ऑडिटर के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को while doing the audit of the financial statement। और as per ऐसे नंबर 260 ऑडिटर किन मैटर्स की कम्युनिकेशन करेगा, all the significant findings जो उसको मिली है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मैटर्स। किन किन मैटर्स की कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, ऑडिटर के क्या व्यूज हैं अबाउट द significant qualitative aspect of the entity's accounting practices including accounting policies, accounting estimates and financial statement disclosure। मतलब आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जिन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का, जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो डिस्क्लोजर वो दे रही है, उनके रिलेशन में ऑडिटर के क्या व्यूज हैं उसकी कम्युनिकेशन उसको करनी है। दूसरा, क्या उसको ड्यूरिंग दी, आप इनको क्या बोलोगे, ये सारी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है, राइट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी मिली है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जैसे कि
मैनेजमेंट उसके काम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रही है, तो वो किसको बताएगा? टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। अगर आपकी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट ही टीसीडब्ल्यूजी है तो ये पॉइंट रेलिवेंट नहीं होगा। अदरवाइज इन मैटर्स की कम्युनिकेशन भी ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूजी को करनी पड़ेगी। कहते हैं अनलेस ऑल द टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ऑडिटर को मिले हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड उन मैटर्स की कम्युनिकेशन ऑडिटर ने करी है विद द मैनेजमेंट। तो जिन मैटर्स की कम्युनिकेशन ऑडिटर ने करी है विद द मैनेजमेंट, आपका ऑडिटर उन मैटर्स की कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी को भी करेगा। अगर मैनेजमेंट अलग है और टीसीडब्ल्यूजी अलग है, जिन मैटर्स के रिलेशन में आपका ऑडिटर मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर मांग रहा है, उन मैटर्स की कम्युनिकेशन भी ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को करेगा। ऑडिटर बताएगा कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो अफेक्ट कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट को, उसके फॉर्म को, उसके कंटेंट को। सिंपल सी बात है, अगर कोई मैटर है जो अल्टीमेटली उसको पता है इसका इफेक्ट ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर आने वाला है, उसके ओपिनियन के ऊपर आने वाला है, तो उस मैटर की कम्युनिकेशन भी उसको किसको करनी पड़ेगी? टीसीडब्ल्यूजी को करनी पड़ेगी। कहता है एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स, इन मैटर्स के अलावा कोई और मैटर जो ऑडिटर को लगता है कि उसकी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग इतना सिग्निफिकेंट है कि टीसीडब्ल्यूजी को इसके बारे में पता होना चाहिए, सो दैट टीसीडब्ल्यूजी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ओवरसाइटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वो उसको फुलफिल कर सके, तो उन मैटर्स की कम्युनिकेशन भी आपका ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 says CAPK जैकोब इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ऑडिटर ऑडिट कर रहा है किसी कंपनी की, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 2022-23 के लिए। कंपनी एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है, कंपनी यूरोप में एक्सपोर्ट करती है एंड ऑडिट इज नियरिंग कंप्लीशन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023। ऑडिट बस खत्म ही होने वाली है जुलाई 2023 के आसपास। हाउएवर इट बिकम्स नोन टू द ऑडिटर दैट वन ऑफ द ओवरसीज बायर हैज मेड अ लीगल क्लेम अगेंस्ट द कंपनी ऑन 1 जून 2023 फॉर द इंजरी कॉज्ड टू अ कस्टमर ऑफ वन ऑफ यूरोपियन buyer due to the substandard dyes used in the rugs of one lot of orders shipped in August 2022। कहते हैं लेकिन ऑडिटर को ना एक फैक्ट के बारे में पता लगता है, किस डेट के ऊपर? 1 जून 2023 में उसको ये पता लग रहा है, मतलब वो अपनी ऑडिट को खत्म कर चुका है, उसके बाद उसको एक फैक्ट पता लग रहा है कि किसी ओवरसीज बायर ने आपकी कंपनी के ऊपर कोई लीगल क्लेम डाला हुआ है, क्योंकि आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है उस प्रोडक्ट की वजह से आपके इस कस्टमर को कोई साइड इफेक्ट हुआ है, राइट। एंड ये किससे रिलेटेड है? किसी ऑर्डर से रिलेटेड है जिसको आपकी कंपनी ने शिप किया था इन दी अगस्त 2022। तो अगर अगस्त 2022 में ये क्लेम आ चुका होगा तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर आप कौन सी की ऑडिट कर रहे हो? 2022-2023 की। तो इसका मतलब 31 मार्च 2023 पे, मतलब बैलेंस शीट डेट के ऊपर ये क्लेम एग्जिस्ट करता था, राइट। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अग्री टू एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ ₹5 करोड़। अब इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जून के आसपास ये सब कुछ हो रहा होगा, आपकी मैनेजमेंट ने अग्री कर लिया है कि मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करूंगी 5 करोड़ में। कंपनी अपनी रेपुटेशन को डैमेज नहीं करना चाहती, बट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इस कोर्ट के क्लेम को लेकर कोई भी जो क्लेम डाला हुआ है आपके कस्टमर, कंपनी के कस्टमर ने कोई भी इस इशू को लेकर कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है। आपको बताना है हाउ सीए शुड प्रोसीड टू डील विद अबव इशू। अब इस इशू के रिलेशन में आपके सीए को कैसे प्रोसीड करना चाहिए, राइट। तो अब देखो, अब यहां पे एक इवेंट ऑडिटर के सामने आ रहा है। इवेंट क्या आ रहा है कि आपकी कंपनी को एक अमाउंट पे करना है 5 करोड़ रुपए का, राइट। ये आ रहा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, 31 मार्च के बाद कंपनी पे कर रही है 5 करोड़ रुपए को, राइट। बट अभी तक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को इशू नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ऑडिटर ने रिपोर्ट को इशू कर दिया। उसने बस इतना बोला है कि जुलाई के आसपास ऑडिट बस खत्म ही होने वाली थी, राइट। तो अभी तक रिपोर्ट इशू नहीं हुई है, तो ये इसको आप क्या बोलोगे? एज पर एसए नंबर 560 ये आपका एक सब्सिक्वेंट इवेंट है, राइट। जब हमने ऐसे नंबर 560 कवर किया सब्सिक्वेंट इवेंट, तब मैंने आपको बताया था कि जो भी इवेंट अकर होते हैं आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर को वहां पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं कि अगर तो वो इवेंट एडजस्टिंग इवेंट था तो क्या आपकी मैनेजमेंट ने उसको एडजस्ट किया, और अगर वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं था, इफ इट वाज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, तो क्या आपकी मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिया है या नहीं दिया है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैनेजमेंट को पैसे पे करने पड़ सकते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद। जो इसने ये पे करेगी इस साल में 5 करोड़ रुपए के,
इसके होने के चांसेस बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि अगस्त 2022 में आपने वो कंसाइनमेंट सेल करी है जिसके रिलेशन में आपके इस कस्टमर ने कंपनी के ऊपर क्लेम डाला है। इसका मतलब 31 मार्च 2023 के ऊपर बैलेंस शीट डेट पे ये क्लेम एग्जिस्ट करता था, तो आपकी मैनेजमेंट को इसकी एडजस्टमेंट करनी चाहिए, राइट। लेकिन मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो अभी साइलेंट है, राइट। तो यही आपको यहां पे लिखना है। कहता है इन दिस गिवन केस ऑडिटर हैज कम टू नो दैट लीगल क्लेम अगेंस्ट द कंपनी बिफोर द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अभी तक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को इशू नहीं किया और उसको दिखाई दे रहा है कि कंपनी के अगेंस्ट एक लीगल क्लेम है। इट हैज ऑल्सो कम्स टू हिज नॉलेज कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज अग्रीड टू एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ ₹5 करोड़, और उसको ये भी दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट मान गया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने को 5 करोड़ रुपए की। ये क्या एग्जांपल है? सब्सिक्वेंट इवेंट का है। फिर आप डेफिनेशन बताओगे एज पर एस नंबर 560। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं? दोज इवेंट्स व्हिच आर अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला कि 31 मार्च 2023 मतलब बैलेंस शीट डेट के ऊपर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि बाद में जाकर हो सकता है आपकी कंपनी को पैसे देने पड़ जाए। ये क्लेम बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता था एंड इट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयरफॉर ये क्या इवेंट हो गया? एडजस्टिंग इवेंट हो गया एज पर AS4 या इंडिया 10, राइट। It should ask the company management to make the necessary adjustment to the financial statement। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने की, क्योंकि ये एक एडजस्टिंग इवेंट था तो क्या आपकी मैनेजमेंट ने इसकी एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की है या नहीं की है। तो ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप इस इवेंट की एडजस्टमेंट करो। अगर मैनेजमेंट ने एडजस्टमेंट नहीं करी तो इसका मतलब ऑडिटर अब इसका इफेक्ट देखेगा ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आप इस क्वेश्चन के आंसर की बेटर प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप बताओ एज पर एस नंबर 560 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर, राइट। आप मतलब बताओ सब्सिक्वेंट इवेंट का क्या होता है, राइट। फिर आप यहां पे इस पर्टिकुलर कंक्लूजन के पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इट सेज दैट सीए चांदनी खन्ना इज गोइंग टू कंप्लीट द ऑडिट ऑफ अ कंपनी। तो सीए चांदनी खन्ना ऑडिट करिए किसी कंपनी की और आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसकी ऑडिट खत्म ही होने वाली है। She has performed necessary audit procedure, जो भी उसको काम करने चाहिए थे। She has performed all those procedure like inquiry of the management, reading minutes of the meetings which are held after the date of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब उसको सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी काम करने चाहिए थे, सच एज मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना, कोई भी मीटिंग्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद हो रही, मतलब 31 मार्च के बाद कोई भी मीटिंग्स हो रही है उसकी मिनट्स को पढ़ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीड करना, गोइंग थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों करिए वो सब कुछ? इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट्स बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट्स हैव बीन कंसिडर्ड बाय हर। ये इवेल्युएट करने के लिए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने से पहले वो उनको आइडेंटिफाई कर ले, राइट। स्टिल शी वॉन्ट्स टू बी सर्टेन दैट नो सच इवेंट्स हैज बीन लेफ्ट आउट। लेकिन फिर भी वो और ज्यादा श्योर होना चाहती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट शी शुड डू इन सच अ सिचुएशन, ऑल्सो डिस्कस द रैशनेले फॉर डूइंग सो। तो ऊपर इसने कुछ ऑडिट प्रोसीजर लिखे हुए हैं, जैसे कि इंक्वायरी हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन इसने फिर भी एक ऑडिट प्रोसीजर है जो परफॉर्म नहीं किया, और वो क्या है? ये WR ले सकती थी आपकी मैनेजमेंट से विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स, राइट। तो वो मैनेजमेंट से WR ले ले, उससे लिखवा के ले ले कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स मैनेजमेंट को पता थे जिनकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, मैनेजमेंट ने उनको अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट कर दिया है। और अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा है जिसकी एडजस्टमेंट नहीं होनी बट डिस्क्लोजर जानना चाहिए, तो आपकी मैनेजमेंट ने उसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो ये एक एज पर एस नंबर 580 एक WR भी यहाँ पे आपकी सीए चांदनी खन्ना ले सकती थी, राइट। ये आपका आंसर बनेगा। कहता है ऑडिटर हैज ऑलरेडी परफॉर्म नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, जो भी उसको काम करनी चाहिए थे, जैसे इंक्वायरी वगैरह, इंस्पेक्शन वगैरह। इंस्पेक्शन मतलब क्या? वो रीडिंग करिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो गो थ्रू करिए आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी उसको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए थे उसने वो परफॉर्म कर लिए। नाउ शी शुड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट वेयर अप्रोप्रिएट TCWG। एक काम है और वो कर सकती है, वो क्या? कि मैनेजमेंट और TCWG को बोले कि आप मुझे WR दे दो एज पर एस नंबर 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन। किस चीज को लेकर WR? दैट ऑल द इवेंट्स अकरिंग सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जितने भी इवेंट्स अकर हुए हैं आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद बट बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, फॉर विच
The applicable FRF requires adjustment और disclosure have been adjusted और disclosed. जिसके रिगार्डिंग आपकी मैनेजमेंट को एज पर FRF मतलब AS इंडेस एज द केस में भी एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी. अगर वो एडजस्टिंग इवेंट था तो मैनेजमेंट ने उसकी एडजस्टमेंट कर दी और अगर एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी, डिस्क्लोजर देना चाहिए था क्योंकि वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, तो मैनेजमेंट ने उसका अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोजर दे दिया है. तो मतलब यहाँ पे वो WR भी ले सकती थी. फिर क्वेश्चन ने आपसे ये भी पूछा है कि रैशनल बताओ, इसका रीजन क्यों है WR लेने का. तो कहते हैं रीजन फॉर ऑब्टेनिंग द WR इज दैट इवन आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव सेट प्रोसीजर, कि भले ही आपके CA ने इंक्वायरी कर ली, इंस्पेक्शन कर लिया, शी मे नॉट हैव कम टू नो अबाउट ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट्स. कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसके बारे में उसको ना पता लगाओ, आपके मैनेजमेंट को बताओ, राइट. देयरफॉर इट इज नेसेसरी फ्रॉम द ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ऑब्टेन करे एक्नोलेजमेंट. रिटन रिप्रेजेंटेशन बेसिकली होती है, क्या एक्नोलेजमेंट होती है फ्रॉम द मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, कि जितने भी FRF के अकॉर्डिंग कोई ऐसे इवेंट थे जिनकी एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी आपकी मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, या डिस्क्लोजर देना चाहिए था, मैनेजमेंट ने उनको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिया, एडजस्ट कर दिया. ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा. तो आप यहाँ पे कैसे शुरुआत कर सकते हो, एज पर ऐसे नंबर 560 आप बता दो सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या है, देयर आफ्टर आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस द मीनिंग ऑफ डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर बीइंग इशूड. इसको मैं सेल्फ पे डाल रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो मैं पढ़ा देती हूँ. डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होता क्या है, तो कहता है देखो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू का मतलब जिस डेट पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को साइन करे एंड जिस डेट पर आपकी एंटिटी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अवेलेबल कराया जा रहा है थर्ड पार्टीज को, राइट, जो आपके यूजर्स हैं उनको. तो कहते हैं डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड का मतलब हुआ इट रिफ्लेक्ट्स द डेट दैट द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू द थर्ड पार्टी. वैसे रिपोर्ट की डेट नहीं होती, जिस डेट पे ये अवेलेबल कराया जाता है आपकी रिपोर्ट को और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टू दी थर्ड पार्टीज, जो भी यूजर्स हैं, उसको तुम क्या कहते हो, डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड, राइट. और ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट मैंने इस वजह से बोला क्योंकि मोस्टली वो सेम ही डेट होती है. तो कहते हैं द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड जनरली डिपेंड्स ऑन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी. किस डेट पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू कर रहे हो थर्ड पार्टी को, जैसे कि ROC पे कब आप इसकी फाइलिंग करो, ये डिपेंड करता है कि जिस इंडस्ट्री में तुम्हारी एंटिटी काम कर रही है उसका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है. In some circumstances, date of financial statement issued may be the date on which they are filed with the regulatory authority. तो कुछ circumstances में ऐसा हो सकता है date of issuing financial statement is the date जिस डेट पे आप इनकी फाइलिंग कर रहे हो रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास. जैसे कंपनीज के केस में आपको ROC को फाइलिंग करनी पड़ती है. Since audited financial statement cannot be issued without the auditor's report. अब आपको समझ में आएगा मैंने पहले क्यों बोला था. कहता है क्योंकि आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी कंपनी इशू करती है वो ऑडिटर की रिपोर्ट के बिना इशू नहीं कर सकती. द डेट दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड मस्ट ओनली बी एट और लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो जो भी आपकी डेट होगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू करने की, राइट, वो डेट आपके ऑडिटर्स की रिपोर्ट की डेट वाली ही डेट होगी या उसके बाद की डेट होगी, बट इट मस्ट बी एट और लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइडेड टू द एंटिटी. उससे पहले की डेट नहीं हो सकती क्योंकि आप अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब अवेलेबल कराते हो उसके साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट जाती है और जनरली ये सेम होती है. समझ में आ गया. तो क्रक्स क्या निकल रहा है यहाँ पे, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू का मतलब जिस डेट पर ऑडिटर की रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अवेलेबल कराया जाता है थर्ड पार्टीज के पास. ये क्या डेट होती है, जनरली डिपेंड करता है कि किस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है. और जैसे कि अगर मैं बात करूं कंपनीज के केस में तो ROC पे आप इसकी फाइलिंग कब कर रहे हो, राइट. तो ये आपका सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस ये डिफर हो सकती है. हमेशा जब भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थर्ड पार्टी को इशू किया जाता है तो ऑडिटर की रिपोर्ट उसके साथ जाती है. देयरफॉर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू, ये जो डेट होगी ये डेट आपकी ऑडिटर रिपोर्ट से पहले की डेट नहीं हो सकती. या तो ये ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट वाली ही डेट होगी या उसके बाद वाली डेट होगी. समझ में आ गया. तो ये आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बनेगा. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10.
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी, आप ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी की, सीए वरुण अग्रवाल नोटिसेस दैट कंपनी इज फेसिंग सिग्निफिकेंट स्किल्ड लेबर शॉर्टेजेस रिजल्टिंग इन हैम्परिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। तो आप ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी की, आप कौन हो, सीए वरुण अग्रवाल, एंड आपको कुछ इशू दिखाई दे रहा है कि कंपनी फेस कर रही है। इशू क्या है, सिग्निफिकेंट स्किल्ड लेबर शॉर्टेजेस रिजल्टिंग इन हैम्परिंग ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी को अपना काम करने के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत है, लेकिन आपकी कंपनी के पास वो लेबर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशंस हैम्पर हो रहे हैं। The company's manufacturing is dependent upon the skilled labor coming from villages in certain district of eastern यूपी। तो कहता है कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग तभी कर पाएगी जब उसके पास स्किल्ड लेबर होंगे, और ये स्किल्ड लेबर आते का गांव से आते हैं, यूपी के डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। However, due to the job opportunity available near villages now, many are not interested in going out from their native villages. अब उनके आसपास ही जॉब अपॉर्चुनिटी होगी अवेलेबल, जिसकी वजह से वो बाहर जाके जॉब नहीं करना चाहते। तुम फोकस करो, कंपनी के ऑपरेशंस हैम्पर हो रहे हैं इस वजह से। कहते हैं सच अ सिचुएशन हैज लेड टू अ कंपनी नॉट बीइंग एबल टू कीप इट्स कमिटमेंट, क्योंकि कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो कंपनी अपनी कमिटमेंट को मीट नहीं कर पा रही है। लूजिंग आउट ऑन ऑर्डर्स, जिसकी वजह से वो अपने ऑर्डर्स के ऊपर अपने ऑर्डर्स को लूज आउट कर रही है, कस्टमर की डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। एंड फॉल इन इट्स रेवेन्यू, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके रेवेन्यू, उसकी सेल्स में फॉल आ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी रिमेन एट अ हाई लेवल, मतलब ऑब्वियसली भले तुम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन जो तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे फैक्ट्री का रेंट वगैरह हो गया, वो तो तुम्हारी हाई है। As a result, company is facing a liquidity crunch and not able to pay its creditors on time. तो कंपनी पैसा कमा नहीं पा रही है और क्रेडिटर्स को टाइम पे पे नहीं कर पा रही है, और कंपनी को लिक्विडिटी का क्रंच हो रहा है, कंपनी के पास कैश की कमी होती जा रही है। The bankers of the company are also not willing to help the company to tide over liquidity crisis. कंपनी को पैसा देने के लिए बैंकर्स भी रेडी नहीं है अब। द ऑडिटर इज हैविंग डाउट ओवर द गोइंग कंसर्न स्टेटस ऑफ द कंपनी। ये आपका यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ये लाइन पढ़ने के बाद कि यहाँ पे क्वेश्चन किसके ऊपर आया हुआ है, एसए नंबर 570 के ऊपर ये क्वेश्चन आया। अगर गोइंग कंसर्न का वर्ड आपको किसी क्वेश्चन के अंदर देखने को ना भी मिले ना, तो भी आप समझ लेना, अगर किसी कंपनी की पोजीशन इतनी खराब है ना, इसका मतलब उसकी गोइंग कंसर्न के ऊपर डेफिनेटली खतरा है। ठीक है, तो कहता है ऑडिटर को भी डाउट है कि क्या अब ये कंपनी फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगी एज अ गोइंग कंसर्न या नहीं। हाउ शुड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ट्राई टू एड्रेस ऑडिटर्स रिस्पॉन्स। तो ऑडिटर के इस कंसर्न को, नॉट रिस्पॉन्स, कंसर्न, ऑडिटर के इस कंसर्न को मैनेजमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। व्हाट ऑडिट प्रोसीजर मे बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर इन दिस सिचुएशन। एंड ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जहां पे उसको कोई ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रही है विच इज कास्टिंग अ सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एबिलिटी ऑफ योर एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर एज पर एसए नंबर 570। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो देखो, अब अगर मैनेजमेंट ऑडिटर के डाउट को और इसको केटर करना चाहती है, इस कंसर्न को केटर करना चाहती है, तो मैनेजमेंट ऑडिटर को अपना फ्यूचर सर्वाइवल का प्लान सबमिट करते। पढ़ा हमने इसको कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम से उभरने का सोच रही हूं, मतलब कैसे मैं फ्यूचर में रेवेन्यू को जनरेट करने का यहाँ पे मतलब मैनेजमेंट का प्लान क्या है टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ऑडिटर जो भी मैनेजमेंट उसको प्लान सबमिट करेगी, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो वो सबमिट कर रही है कि मेरी फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन है, इन सोर्सेज से मुझे पैसा आने वाले हैं और इस पैसे को यूज करके मैं सर्वाइव कर जाऊंगी। ऑडिटर उन कैश फ्लो का एनालिसिस करेगा, फ्यूचर प्लान का एनालिसिस करेगा कि मैनेजमेंट ने उस कैश फ्लो को बनाने के लिए जिन अजम्पशन का यूज किया है वो रीजनेबल है या नहीं, वो पॉसिबल भी है या नहीं। मतलब मैनेजमेंट कह रही है कि मुझे यहां से पैसा आ जाएगा, मैंने एक प्लान बनाया है जिससे मैं इस वे से न्यू हायरिंग करूंगी स्किल्ड लेबर्स की, राइट। स्किल्ड लेबर हायरिंग अगर मेरी हो जाएगी तो फिर मेरी मैन्युफैक्चरिंग फिर से शुरू हो जाएगी और मेरे ऑपरेशंस वापस से शुरू हो जाएंगे। तो क्या ये प्लान फिजिबल दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, तो ऑडिटर एज पर एसए नंबर 570 उसकी इवैल्यूएशन करता है। तो यही आपके यहाँ पे पॉइंट लिखे होंगे। कहता है सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ द स्किल्ड लेबर, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है इन दिस गिवन सिचुएशन। हो क्या रहा है, क्वेश्चन की बात लिखी हुई है। कहता है कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर की, कंपनी क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रही है टाइम के ऊपर, जिसकी वजह से ओवरऑल लिक्विडिटी क्राइसिस हो चुके हैं कंपनी के अंदर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दोज इवेंट्स और कंडीशन जो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द अबिलिटी ऑफ योर एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, राइट। इन सच अ सिचुएशन, यहां पर मैनेजमेंट
कैसे एड्रेस करेगी ऑडिटर के डाउट को, ऑडिटर के कंसर्न को? मैनेजमेंट बनाएगी फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। मैंने क्या बोला, आप बताओ कि फ्यूचर में मैनेजमेंट कैसे सर्वाइव करने का सोच रही है। सो मैनेजमेंट विल एड्रेस दी ऑडिटर कंसर्न बाय प्रिपेयरिंग इट्स फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, इंक्लूडिंग वो क्या बना सकती है, कैश फ्लो फोरकास्ट बना सकती है कि फ्यूचर में मुझे लगता है कि इन सोर्सेज से मुझे पैसा आएगा, जहां पे वो क्या शो करेगी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। Such a cash flow forecast should address the auditors concerned regarding the liquidity crisis which are being faced by the company। क्योंकि पैसा आपको आ नहीं रहा है, इसीलिए आपकी लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है। तो कंपनी जब कैश फ्लो का फोरकास्ट बनाएगी तो ऑडिटर देखेगा कि कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में उसको कहां से पैसा आएगा और कहां पे पैसा बाहर जाएगा। तो ये ऑडिटर का कंसर्न अबाउट द लिक्विडिटी उसको कैटर कर देगा। आगे कहते हैं ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इस कैश फ्लो का एनालिसिस करेगा। ऑडिटर शुड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा टू प्रिपेयर द फोरकास्ट। क्योंकि आप फ्यूचर की बातें कर रहे हो ना, तो आपकी मैनेजमेंट ने कोई अजम्पशंस ली होंगी, राइट, किसी डाटा को यूज किया होगा अपना फोरकास्ट बनाने के लिए। तो क्या वो अजम्पशंस रिलायबल हैं, रीजनेबल है, फिजिबल है? ऑडिटर उसकी इवैल्यूएशन करेगा एंड डिटरमाइन करेगा वेदर देयर इज एडुकेट सपोर्ट, मैंने क्या बोला, ऑन दी फॉर द अजम्पशंस व्हिच आर अंडरलाइंग द फोरकास्ट। कि मैनेजमेंट ने अपने फोरकास्ट को बनाने के लिए जो अजम्पशंस ली हैं कि मैं यहां पे स्किल्ड लेबर को हायर कर लूंगी, क्या सही में पॉसिबल भी है आपके लिए स्किल्ड लेबर को हायर करना? तो उन अजम्पशन की इवैल्यूएशन करेगा। ऑडिटर ऑल्सो कंसिडर कि क्या वेदर एनी एडिशनल फैक्ट और इंफॉर्मेशन have become available since the date on which management has made it assessment। ऑडिटर ये भी इवेलुएट करेगा, ये हमने पढ़ा भी था ऐसे नंबर 570 में, कि जब आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया हुआ है गोइंग कंसर्न के बेसिस पे, क्या उसके बाद कोई और इंफॉर्मेशन, कोई और फैक्ट उसके सामने आता है जिसकी वजह से हो सकता है कि मैनेजमेंट की असेसमेंट माइट चेंज। तो ऑडिटर इसको भी डिटरमाइन करेगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप बताओगे एज पर एसए नंबर 570 दैट इज गोइंग कंसर्न ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट। देयर आफ्टर आप बताओगे कि जहां पे भी एक कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करती है विच इज कास्टिंग अ सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एबिलिटी ऑफ योर एंटिटी टू कॉन्टिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, वहां पे ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसको इवेल्युएट करना पड़ता है कि क्या तुम्हारी एंटिटी फ्यूचर में सर्वाइव कर जाएगी या नहीं कर जाएगी। मतलब जो हमने वो फ्यूचर एक्शन प्लान क्या है आपकी मैनेजमेंट का, वो जो पॉइंट्स पड़े थे आप उनको लिखोगे। देयर आफ्टर आप गिवन सिचुएशन में क्या लिखा हुआ है आप ये बताओगे, मतलब यहां से फिर तुम इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बनेगा। जब भी स्टैंडर्ड का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको करना है क्या है, पहले स्टैंडर्ड का नंबर लिखना है, नाम लिखना है, उस स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको मेंशन करना है, वहां पे आपके स्टैंडर्ड के किस रिस्पेक्टिव कंसेप्ट की बात हो रही है आपको वो लिखना है। जैसे कि यहां पे किस कंसेप्ट की बात हो रही है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है मैनेजमेंट का सर्वाइवल का, तो आपको वो कंसेप्ट लिखना है। फिर आप यहाँ पे गिवन सिचुएशन में क्या है आप उसको लिख सकते हो, फिर आप सिचुएशन को कंसेप्ट से रिलेट करोगे और कंक्लूजन को लिख दोगे। तो ऐसे तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यहाँ पे ये पॉइंट अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है जो लिखे हुए हैं, तो अगर तुम अपनी बुक का कंसेप्ट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। सिर्फ तुम बता दो एज पर एसए नंबर 570 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है और फिर तुम इन पॉइंट्स को लिखोगे तो भी इट विल बी अ कंप्लीट आंसर, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज हैविंग कंसर्न अबाउट द फॉलोइंग of going concern basis of accounting followed by the management for the preparations of the financial statement। तो मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया हुआ है कैसे, फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न बेसिस। गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करिए कि मैं कंटिन्यू करूंगी एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर। मतलब मेरी कोई इंटेंशन नहीं है फ्यूचर में लिक्विडेट होने की, ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इस तरफ इशारा करें, इंडिकेट करें कि हो सकता है कि मैं फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी एज अ गोइंग कंसर्न। तो ऑडिटर को अब इसके ऊपर थोड़ा कंसर्न है, मतलब ऑडिटर को शायद ये लगता होगा कि मैनेजमेंट कह रही है कि मैं फ्यूचर में सर्वाइव करूंगी, बट ऑडिटर को दिखाई दे रहा है कि गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है, राइट। इट आस्क द मैनेजमेंट टू जस्टिफाई प्रिपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलता है कि आप मुझे बताओ कि आपने किस बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया है। However, management is not willing to make its assessment। मैनेजमेंट कहती है कि मैं गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करूंगी ही नहीं एंड शेयर विद द ऑडिटर व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन सच अ केस। तो जहां पे ऑडिटर कह रहे हैं कि आप असेसमेंट करो और मैनेजमेंट उसको असेसमेंट करने से मना कर रही है, तो फिर ऑडिटर को इवेलुएट करना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। क्योंकि जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर एसए नंबर 570
के अकॉर्डिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न बेसिस को फॉलो किया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो मैनेजमेंट तो असेसमेंट करने को रेडी ही नहीं है, राइट तो ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे नहीं, और अगर उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे नहीं तो फिर ऑडिटर या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या तो डिस्क्लेमर इशू करेगा एज पर एसए नंबर 705। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट असेसमेंट। मैनेजमेंट या तो असेसमेंट कर नहीं रही है या मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट करी है वो 12 महीने से कम की करी, ये भी कंसेप्ट देखा था, और मैनेजमेंट इसको एक्सटेंड करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये प्रोसीजर है जो ऑडिटर को फॉलो करना पड़ता है। कहता है इफ द मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट, जहां पे ऑडिटर इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑडिटर शैल कंसिडर द इम्प्लीकेशन फॉर द सेम ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसको कंसिडर करेगा। इन सच अ सिचुएशन या तो उसको क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा या तो डिस्क्लेमर उसको इशू करना पड़ेगा एज मे बी अप्रोप्रिएट। क्यों? बिकॉज it may not be possible for the auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidences regarding the management use of going concern basis for the accounting in the preparations of financial statement। तो जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑब्जेक्टिव एसए नंबर 570 ने ऑडिटर के ऊपर सेट किया है कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, किस चीज को लेकर कि क्या मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए गोइंग कंसर्न बेसिस का जो यूज किया वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, मैनेजमेंट की असेसमेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं, राइट। यहां पे तो मैनेजमेंट अपनी असेसमेंट करने को मान ही नहीं रही है, तो अगर जब मैनेजमेंट अपनी असेसमेंट करने को मान नहीं रही है तो फिर ऑडिटर उसके ऊपर एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाएगा। एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाएगा तो या तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा या तो वो डिस्क्लेमर इशू करेगा एज पर एसए नंबर 705। ये तुम्हारी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। समझ में आ गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है यू आर नियरिंग कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी। आप ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी की और आपकी ऑडिट खत्म होने ही वाली है। ऑन गोइंग थ्रू योर वर्किंग पेपर्स इट इज नोटिस्ड दैट फिनिश्ड गुड इन्वेंटरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 2 करोड़। ऑडिट खत्म होने वाली है और आपको क्या पता लग रहा है, जब आपने डॉक्यूमेंटेशन चेक करी दैट फिनिश्ड गुड की इन्वेंटरी ओवर वैल्यूड है बाय 2 करोड़, मतलब कोई मिस स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है। It has also been noticed that freight of rupees 10 lakh paid on the import of machinery was charged to the statement of profit and loss account। बेसिकली क्या हो रहा है, आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर चुके हो, अच्छा, और आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे तो आपको कुछ मिस स्टेटमेंट मिली होंगी, और आपको पता है कि ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर जो भी परफॉर्म करता है, जो भी उसकी फाइंडिंग्स होती है उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाना पड़ता है। तो आपके ऑडिटर को ये मिस स्टेटमेंट मिली हुई है। मिस स्टेटमेंट क्या है, पहली कि गुड जो आपकी फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री है मैनेजमेंट ने उसकी ओवर वैल्यूएशन करी हुई है 2 करोड़ रुपए से, ठीक है। दूसरी में स्टेटमेंट क्या है, इट हैज बीन नोटिस्ड कि आपकी कंपनी ने कोई फ्रेट पे किया होगा 10 लाख का इंपोर्ट के ऊपर, और इसको कहां पे और किसके इंपोर्ट के ऊपर, मशीनरी के इंपोर्ट के ऊपर, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला हुआ है, राइट। तो ये कहां पे जाना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है चाहिए आपका, क्योंकि तुम मशीनरी के इंस्टॉल करने तक का जितना भी खर्चा होता है वो उसकी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होता है। तो ये कहां पे जाना चाहिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपकी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, बैलेंस शीट में शो होना चाहिए, लेकिन तुमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला हुआ है। ये ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन है, ये उसकी मिस स्टेटमेंट है जो उसने अपने वर्किंग पेपर्स में डाली हुई है। समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे कहते हैं डिस्कस करना है हाउ यू मतलब ऑडिटर शुड प्रोसीड एंड कम्युनिकेट इन अबाउट सिचुएशन बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। अब आपको पता है एज पर एसए नंबर 450 ऑडिटर को इनकी इवेल्युएशन करनी पड़ेगी, राइट। जो भी उसको मिस स्टेटमेंट मिली है उसकी इवेल्युएशन करनी पड़ेगी, अपनी फाइंडिंग्स की इवेल्युएशन करनी पड़ेगी, और इसके इफेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो मिस स्टेटमेंट है इसका इफेक्ट उसकी रिपोर्ट के ऊपर क्या पड़ रहा है, उसके ओपिनियन के ऊपर क्या पड़ रहा है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कम्युनिकेशन को लेकर कि जो भी फाइंडिंग्स ऑडिटर को मिलती है ऑडिटर को उनकी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे ऑडिटर सबसे पहले इसकी कम्युनिकेशन करेगा, राइट। तो यही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। देखना क्या कह रहा है अच्छा कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपके एसए नंबर 450 का, दैट इज इवैल्यूएशंस ऑफ द मिस स्टेटमेंट व्हिच आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। कहता है 2 इंस्टेंसेस हैं जो हाईलाइट हुए हैं इन दिस गिवन सिचुएशन, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये इंस्टेंसेस हैं क्या, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मिस स्टेटमेंट व्हिच आर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट। क्या इंस्टेंस है,
ओवर वैल्यूएशन है फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री की 2 करोड़ रुपए से, एंड आपने 10 करोड़ रुपए का फ्रेट रोंगली P&L में डेबिट किया हुआ है इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग। मैंने क्या बोला, जब तक मशीनरी इंस्टॉल नहीं हो जाती तब तक सारे खर्चे कहां पे जाते हैं, उसकी कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए, कैपिटलाइज होने चाहिए थे, बैलेंस शीट में ऐड होने चाहिए थे, बैलेंस शीट में शो होने चाहिए थे एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, लेकिन आपने उसको P&L में डाला हुआ है। तो ये दो क्या है, ये जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर को आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट की कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी TCWG को, और सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स क्या होगा TCWG को, क्या आप इनकी करेक्शन कर दो। ठीक है, करेक्शन कर देती तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो उसका रिपोर्ट के ऊपर इफेक्ट देखेगा क्या पड़ रहा है। तो कहते हैं एंड रिक्वेस्ट करेगा करेक्शन ऑफ दिस मिस स्टेटमेंट। इन केस अगर करेक्शन कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन इफ दीज आर नॉट करेक्टेड, वो अंडरस्टैंड करेगा कि भाई क्यों नहीं इसकी करेक्शन करी है, राइट, एंड रीअसेस करेगा अपनी मटेरियलिटी को, क्योंकि अब ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि क्या ये जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है या नहीं है, और इसका इफेक्ट उसके रिपोर्ट के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो कहता है इट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड वेदर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर मटीरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। तो देखेगा कि ये 2 करोड़ रुपए और ये 10 लाख रुपए क्या ये अपने आप में मटेरियल बनता है, उसकी मटेरियलिटी में ये फॉल करता है, या इन कॉम्बिनेशन विद अदर मिस स्टेटमेंट ये मटेरियल है। इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन द ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड बी कम्युनिकेटेड टू TCWG। मैंने क्या बोला कि अगर TCWG इसको करेक्ट नहीं करी तो ऑडिटर के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसको इवेल्युएट करेगा। तो जो भी इसका इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इफेक्ट मटीरियल भी है और परवेसिव भी है, तो मुझे इन गलतियों की वजह से एडवर्स ओपिनियन अब इशू करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली वो उसकी कम्युनिकेशन किसको करेगा, TCWG को करेगा। तो ये आपके यहाँ पे पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, आई वुड से इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, डिस्कस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑडिटर रिगार्डिंग द मिस स्टेटमेंट विच आर बीइंग आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एज पर ऐसे नंबर 450। तो कहता है कि ऑडिटर को जो भी गलतियां मिली हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जो भी उसने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी है, उनके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड पॉइंट बतानी है आपको एज पर ऐसे नंबर 450। ये तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपके स्टैंडर्ड से, कंसेप्ट में से। ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है उन सारे अमाउंट्स की, उन सारे मिस स्टेटमेंट की जिनके अमाउंट्स को ऑडिटर ने बोला कि ट्रिवल है, मतलब अमाउंट्स बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्रिवल। ट्रिवल का मतलब बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, राइट। तो कितने अमाउंट तक की गलतियों को ऑडिटर ने क्या बोला है, ट्रिवल है, मतलब जिसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ओपिनियन के ऊपर जाके। दूसरा कहते हैं ऑल मिस स्टेटमेंट अक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट, जितनी भी गलतियां उसको मिली, राइट, एंड वेदर दे हैव बीन करेक्टेड, और वो ये डॉक्यूमेंट करेगा कि क्या उनकी करेक्शन हुई, और ऑडिटर कंक्लूजन एज टू वेदर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर मटीरियल, और जिनकी करेक्शन मैनेजमेंट ने नहीं करी उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अल्टीमेटली ऑडिटर ने क्या कंक्लूड किया है अबाउट दोज अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके रिपोर्ट के ऊपर, वेदर दीज आर मटीरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट विद अदर मिस स्टेटमेंट एंड बेसिस फॉर दैट कंक्लूजन, एंड आपका ऑडिटर किस बेसिस पे उसने ये कंक्लूड किया है कि ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटीरियल है। ठीक है, तो 3 चीजें उसको डॉक्यूमेंट करनी है। सबसे पहले कि कितने अमाउंट के नीचे की गलतियों को वो ट्रिवल कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। दूसरा, उसने कितनी टोटल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी हैं वो बताएगा, और उसमें से कितनी करेक्ट होगी वो भी डॉक्यूमेंट करेगा, और जितनी अनकरेक्ट नहीं हुई उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करेगा। और ऑडिटर ये डॉक्यूमेंटेशन करेगा कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो किस बेसिस पे इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो मटीरियल है। ठीक है, तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है ऑडिटर को। एक सेकंड, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इट सेज CAR गुरुमूर्ति इज अबाउट टू कंप्लीट द ऑडिट ऑफ अ कंपनी। तो CAR ऑडिट करा किसी कंपनी की, और ऑडिट को वो कंप्लीट करने ही वाला था। बिफोर द कंप्लीशन ही आस्क द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड हिम आ रिटन रिप्रेजेंटेशन। ऑडिट को खत्म करने से पहले वो मैनेजमेंट से एक WR मांग रहा है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे नंबर 580। कहते हैं मैनेजमेंट को कि आप मुझे एक WR दो जिसके अंदर आप ये कंफर्म करो दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द प्रिपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर दिया है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स मैनेजमेंट टू कंफर्म, वो ये भी चाहता है कि मैनेजमेंट WR के अंदर कंफर्म करे राइटिंग के अंदर
अबाउट प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन टू हिम, कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या कि ऑडिटर को प्रोवाइड करना है मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन, और जितनी भी ट्रांजेक्शन इनकर हुई है वो सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीटली वर मेड अवेलेबल टू दी ऑडिटर। मतलब वो बेसिकली मैनेजमेंट से WR मांग रहा है, जिस एरिया में उसको WR लेनी चाहिए एज पर ऐसे नंबर 580, ये हमने पढ़े हैं, राइट। तो ये बिल्कुल सही कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि जब तक ये WR नहीं लेगा तो इसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी है एज पर ऐसे नंबर 580, राइट। कहता है द मैनेजमेंट फील्स दैट ऑडिटर इज सीकिंग इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, कहता है मैनेजमेंट को लगता है कि ऑडिट खत्म होने वाली है और ऑडिटर उससे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट मांग रहा है। वाई व्यू ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर, क्वेश्चन ने आंसर आपको बता ही दिया कि मैनेजमेंट का व्यू प्रॉपर नहीं है, राइट। आपको बस ये बताना है कि व्यू प्रॉपर क्यों नहीं है, व्हाट पॉसिबल इंप्लीकेशन इट मे लीड टू, और आपको ये भी बताना है कि इसकी वजह से क्या इंप्लीकेशन हो सकती है। तो देखो मैनेजमेंट का व्यू इस वजह से प्रॉपर नहीं है क्योंकि ऐसे नंबर 580 ने ये रिक्वायरमेंट ऑडिटर के ऊपर लगाई हुई है कि ऑडिटर को मैनेजमेंट से एक WR लेनी है विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वेदर मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड द ऑडिटर विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो यहां पे जो ऑडिटर WR मांग रहा है वो बिल्कुल सही मांग रहा है, क्योंकि जब तक इसको WR मिलेगी नहीं तब तक ये सफिशिएंट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर इसको सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे तो फिर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएगा। सो अगर ऑडिटर को ये WR नहीं मिली, इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी, ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो इसका इफेक्ट फिर उसके ओपिनियन के ऊपर आएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है व्यू ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर, मैनेजमेंट का व्यू सही नहीं है। ऑडिट एविडेंस विच आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ऑडिट, किस चीज को लेकर वो बात कर रहा है, ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करे होंगे, उसने ऑब्वियसली ऑडिट करी तो उसने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करे होंगे कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी है रिगार्डिंग द प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अबाउट द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, लेकिन ये एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं होंगे विदाउट द कंफर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। मतलब जब तक वो मैनेजमेंट से WR नहीं ले लेता है in order to corroborate the other audit evidences that have been collected by the auditor, those audit evidences will not be sufficient audit evidences. ऐसा क्यों? This is because auditor will not be able to judge solely on the other audit evidence। वो सिर्फ बाकी audit evidences के basis पे ये judge नहीं कर पाएगा कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया या नहीं किया। कहता है वेदर मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोवाइडेड द information to the auditor on the basis of the agreed acknowledgement and understanding of its responsibility, right। तो मैनेजमेंट ने क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया या नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विद द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ऑडिटर इसको सोली बेस्ड अपॉन अदर ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंसेस दैट हैव बीन कलेक्टेड बाय द ऑडिटर बाय परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर, वो उसको कोरोबोरेट नहीं कर पाएगा। और आप ऐसे नंबर 580 में जाओगे, वहां पे लिखा हुआ है ये मैंडेटरी है उसके लिए WR लेना, ठीक है। सो इन दिस केस जो मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है कि मैं आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूंगी, WR नहीं दूंगी, इसकी वजह से होगा क्या, ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे और इसका इफेक्ट मटीरियल एंड परवेसिव होगा। देयरफॉर अल्टीमेटली ऑडिटर को अपना ओपिनियन डिस्क्लेमर इशू करना पड़ सकता है, मतलब उसके ऑडिट ओपिनियन के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। फिर आते हैं आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कम्युनिकेट्स सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट विद द TCWG इन द कंपनी। बिल्कुल सही कर रहा है, ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली होगी और उसने TCWG को कम्युनिकेट कर दिया, राइट। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये बताना कि नीचे 4 दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है विद रिगार्ड टू कम्युनिकेशन। नंबर 1, इवेल्युएशंस ऑफ एडुकेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। यस, हमने पढ़ा है इसको आपके स्टैंडर्ड के अंदर कि ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ता है कि क्या कम्युनिकेशन की प्रोसेस एडुकेट है या नहीं, तो ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। दूसरा, प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट ऑल्सो हैज टू बी कम्युनिकेटेड। यस, आपके TCWG को ऑडिटर को बताना पड़ता है कि उसके ऑडिट का स्कोप क्या है, टाइमिंग क्या है, ये भी स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा, कम्युनिकेशन ऑफ रैशनल बिहाइंड द ऑडिट प्रोसीजर इज नेसेसरी। क्या हमने कहीं पे ये पढ़ा है कि ऑडिटर को ये भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा TCWG को कि जो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ने परफॉर्म करे और जिन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर को ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली,
ऑडिटर ने किस रीजंस की वजह से सिर्फ उन्हीं ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म किया, किसी और ऑडिट प्रोसीजर को उसने परफॉर्म क्यों नहीं किया, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ये उसके प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, उसको टीसीडब्ल्यूजी को बताने की कोई नीड नहीं है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी उसको क्या मिली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, क्या उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है टीसीडब्ल्यूजी को? यस, ये भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो क्या कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा? सी। तो सी आपका फॉल्स है विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, WR आर नेसेसरी ऑडिट एविडेंस। क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है? यस। क्या ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है? नहीं, अपने आप में WR कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं बनती। क्या ये ऑडिट एविडेंस ही नहीं है? ऐसा भी नहीं है, ऑडिट एविडेंस तो है, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है। अभी अपने ऊपर एक क्वेश्चन भी तो देखा, क्वेश्चन नंबर 14, ये एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, लेकिन ऑडिटर सिर्फ WR को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं बोल सकता। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी उसके पास अदर ऑडिट एविडेंसेस थे, उसको कोरोबरेट करने के लिए उसको क्या चाहिए थी? WR। तो कहते हैं ये नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, जरूरी ऑडिट एविडेंस है, लेकिन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अपने आप में नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ये ऑडिट एविडेंस नहीं है, ऑडिट एविडेंस है, ये डिपेंड करेगा ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। ऐसा नहीं है, ऐसे नंबर 580 ने इस बात को बोला हुआ है कि ये ऑडिट एविडेंस है, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। ये ऑडिटर नहीं बताएगा कि ये एविडेंस है या नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो पहला आपका सही आंसर बनेगा यहाँ पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is false regarding the communication of misstatement identified during the audit? हमने अभी ऊपर देखा, राइट, किस चीज को लेकर? ऐसे नंबर 450 में कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट को लेकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ये आप इजीली क्रैक कर जाओगे। अब कहता है कि आपको ये बताना है ऑडिटर को जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मिस स्टेटमेंट मिली, उनकी कम्युनिकेशन को लेकर नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन फॉल्स है, क्या ऑप्शन गलत है? नंबर 1, द ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट TCWG फॉर द करेक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। ऊपर हमने देखा है क्वेश्चन कि पहले वो TCWG को बोलेगा कि आप इसको ठीक कर दो। यस, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा WR एक्नॉलेजिंग मैनेजमेंट बिलीव दैट इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल। ये गलत है। ऑडिटर WR ऑब्टेन तो करता है, किससे? मैनेजमेंट से, लेकिन किस रिस्पेक्ट में WR ऑब्टेन करता है कि मैनेजमेंट WR के थ्रू ये एक्नॉलेज कर दे कि मैनेजमेंट जिस मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करने से मना करी है उसका इफेक्ट इमटेरियल है, ना कि मटेरियल। आप जाके इस स्टेटमेंट को ऐसे नंबर 405 में देख सकते हो। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट लिखी हुई ये गलत है, यहाँ पे मटेरियल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इमटेरियल वर्ड होगा, तब ये स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, देखो ये अगली वाला, इसने ये ए गलत यार, ऑप्शंस गलत हो रखे हैं यहाँ पे, ये B है, ये CAD है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? इमटेरियल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसको पढ़ लेना, ये कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट। एज पर ऐसे नंबर 560 अपने सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब देखा हुआ है, आपको बताना है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से क्या सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। ये नोट, ट्रू, फॉल्स, इस स्टेटमेंट में बहुत ध्यान से पढ़ा करो तुम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सब्सिक्वेंट इवेंट का। नंबर 1, जो इवेंट अकर हो रहे हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये तो होता ही सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब है। फिर कहते हैं इवेंट अकरिंग ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं भाई। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब जो डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट हो रहे हैं। यहाँ पे जो बैलेंस शीट डेट पे इवेंट हो रहे हैं वो सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे हो गया? वो तो तुम्हारा फाइनेंशियल पीरियड में ही आ गया ना वो इवेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, B। फिर कहता है आगे इवेंट अकरिंग आफ्टर दी फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विद द टैक्स अथॉरिटी। अब ये कुछ भी लिखेगा आगे, C में कुछ भी लिखा हुआ है, इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। भाई जब जो इवेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर अकर हो रहे हैं बट आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं, ये भी गलत है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट होगी 31 मार्च, इसके बाद कोई भी इवेंट होगा एंड जब तक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को इशू नहीं कर लेता, इन दोनों डेट के बीच में जो भी इवेंट होगा वो सब्सिक्वेंट इवेंट होगा। अब यहाँ पे बीच में ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर किसी भी डेट पे कुछ भी परफॉर्म कर रहा है, उसका सब्सिक्वेंट इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द इवेंट और कंडीशन विच मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो नीचे इसने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको इंडिकेटर्स कह सकते हो। ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसके सामने अगर इसमें से कोई भी इंडिकेटर आता है, राइट, तो आपको ये बताना है 4 ऑप्शंस में से कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जिसकी वजह से एंटिटी की गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं होगी। सबसे पहले एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो है।
ऑडिटर ने आपकी रेशियोज देखी, की फाइनेंशियल रेशियोज देखी आपकी एंटिटी की, और वो सारी की सारी नेगेटिव रेशियोज है, एडवर्स रेशियोज है, तो क्या ये इंडिकेटर है कि गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई खतरा है? यस, डेफिनेटली। दूसरा, आपकी एंटिटी इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्लांट। कंपनी जिन प्लांट को यूज कर रही है, अभी जिस प्लांट और मशीनरी को यूज कर रही है अपनी प्रोडक्शन के लिए, उन्हीं प्लांट एंड मशीनरी उस एरिया के अंदर अभी और मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, मतलब और बेटर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन आपकी कंपनी अभी भी अपनी मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पा रही है प्लांट की, तो क्या ये इंडिकेटर है कि उसकी गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाएगी? ये अपने आप में इंडिकेशन ही है। कैसे? कि अगर आप अपने प्लांट को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हो और उसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली आपके ऑपरेशन अफेक्ट हो रहे हैं, रेवेन्यू अफेक्ट हो रहा है, आपके प्रॉफिट अफेक्ट हो रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर की डिमांड गिर चुकी है, तब इसका गोइंग कंसर्न के ऊपर इफेक्ट आएगा। सिर्फ आप मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाए अपने प्लांट की, बट हो सकता है मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाए बट फिर भी आपके ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो इसका गोइंग कंसर्न से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये आपका आंसर बनेगा। बाकी सीओटी में पढ़ देती हूँ। कंपनी इज नॉट एबल टू पे द क्रेडिटर्स ऑन टाइम। आपने ऊपर देखा था ना कि अगर लिक्विडिटी के क्रंचेस चल रहे हैं तो इसी वजह से कंपनी क्रेडिटर्स को टाइम पे नहीं दे पा रही होगी, तो यस, गोइंग कंसर्न के ऊपर खतरा होगा, तो यहाँ पे भी गोइंग कंसर्न इफेक्ट होगी। आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो स्टाफ को, तो भी आपके पास पैसा नहीं होगा, तभी तुम सैलरी नहीं दे पा रहे होगे, तो इससे भी गोइंग कंसर्न। ये भी एक इंडिकेटर है कि हो सकता है कि तुम्हारी एंटिटी के गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई आपको यहाँ पे खतरा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या नहीं है, कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो जिससे आपकी गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं होगी? दैट इज इनएबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्लांट, और मैंने आपको रीजन बताया कि ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज थे। फिर अभी चलते हैं केस सिनेरियो की तरफ। एक केस सिनेरियो है, कहता है सीए गौरव इज अबाउट टू कंक्लूड द ऑडिट ऑफ अ कंपनी। ऑडिट कर रहा था सीए गौरव किसी कंपनी की, और उसकी ऑडिट खत्म ही होने वाली है। It has been noticed during the course of audit that there is shortage of the important raw material suppliers being imported from China due to privileged geopolitical situation. जो रॉ मटेरियल कंपनी को चाहिए अपनी प्रोडक्शन करने के लिए, वो रॉ मटेरियल आते हैं चाइना से, लेकिन कुछ तो इशू आ रहा है जिसकी वजह से रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं और शॉर्टेज हो रही है रॉ मटेरियल की। कंपनी हैज शेयर्ड विद हिम इट्स प्लान टू डील विद द सिचुएशन। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कंपनी क्या प्रोडक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो कंपनी अगर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगी, तो सेल भी नहीं कर पाएगी। तो अगर सेल नहीं कर पाएगी तो रेवेन्यू नहीं होंगे, रेवेन्यू नहीं होंगे तो प्रॉफिट नहीं होंगे। तो मतलब यहां पे कंपनी के गोइंग कंसर्न के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। कंपनी ने ना ऑडिटर को अपना प्लान बता दिया है, जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था ना कि आपकी कंपनी की मैनेजमेंट को अब उसका जो फ्यूचर प्लान है इस गिवन सिचुएशन में, उसको प्लान को बताना पड़ता है। तो उसने अपना प्लान बता दिया कि वो अब इस सिचुएशन से कैसे डील करने का सोच रही है। ही सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट ऑफ द कंपनी फॉर डीलिंग विद दिस मैटर, और ऑडिटर सेटिस्फाई है कि हाँ आपकी कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। इशू मैनेजमेंट ने प्रॉपरली डिस्क्लोज भी किया हुआ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, एंड कंसीडरिंग द मैनेजमेंट असेसमेंट इट इज फेल्ट दैट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन बाय द कंपनी इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट। डिस्क्लोजर भी दिया हुआ है, मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज किया है फॉर मेकिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो गोइंग कंसर्न का यूज भी एप्रोप्रिएट है। ओके, बिसाइड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू श्योर दैट ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट। अब ये आगे तुम्हारे एस्से नंबर 560 के ऊपर कहता है ऑडिटर ये भी इंश्योर करना चाहता है कि ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट्स टिल नाउ हैव बीन कंसिडर्ड एंड अकाउंटेड फॉर, कि आपकी मैनेजमेंट ने सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसिडर कर लिया एंड प्रॉपरली उनको अकाउंट फॉर कर दिया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पे भी रिक्वायरमेंट थी। मतलब अगर आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए था तो आपने डिस्क्लोजर दे दिया है, और अगर मैनेजमेंट को इसकी एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी तो मैनेजमेंट ने इसकी एडजस्टमेंट कर दी है। बिफोर कंक्लूडिंग द ऑडिट ही रिक्वेस्ट WR, अभी आ गया ऐसे नंबर 580 के अंदर कि आपके ऑडिटर ने मैनेजमेंट से WR मांगी है रिगार्डिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउएवर उसने क्या देखा है, मैनेजमेंट ने WR दी तो है बट उसने क्वालिफाइंग लैंग्वेज का यूज किया है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर उसने इफ बट्स लगाए हुए हैं, प्लेन लैंग्वेज नहीं है, राइट। He has also communicated, फिर ये आ गया ऐसे नंबर 260 के ऊपर कम्युनिकेशन की बात करें कि ऑडिटर को जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर ने राइटिंग में उन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को किसको बताया है, TCWG को बताया है इन द कंपनी एंड हैज रिटेन्ड द कॉपी ऑफ द रेलिवेंट मेल। ठीक है, ओके। बिसाइड्स देयर आर सर्टेन मैटर्स व्हिच वर कम्युनिकेटेड बाय हिम ओरली फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टू TCWG। कहता है ऊपर तो उसने कम्युनिकेशन करी है TCWG के साथ राइटिंग में, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जो उसने TCWG के साथ ओरली कम्युनिकेट करे हैं।
अब आपने सिचुएशन देख ली है, अब क्वेश्चन के आंसर दो। सबसे पहला, एज रिगार्ड टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मैटर्स अबव गोइंग कंसर्निंग इशू ऑफ गोइंग कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सिंपल सी बात है, ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है एज पर एसए नंबर 570, राइट। उसने मैनेजमेंट के प्लान की असेसमेंट करी, उसने इवेलुएट किया है कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज किया हुआ है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, और उसकी कंक्लूजन क्या है? उसकी कंक्लूजन ये कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर भी अप्रोप्रिएटली दिए और मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज किया है वो गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज भी क्या है? अप्रोप्रिएट है, राइट। अब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इसका इफेक्ट क्या डालेगा? तो हमने इसको कहां पे पढ़ा है? ऐसे नंबर 570 में जो रिपोर्टिंग के सिनेरियो है उसमें से ये आपका रिपोर्टिंग है कि ऑडिटर इस सिचुएशन में किस टाइप का ओपिनियन देगा। तो ऑडिटर इस सिचुएशन में एक अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू करेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो एक पैराग्राफ भी डालेगा अंडर द हेडिंग ऑफ मुर्ग, दैट इज मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। तो कहते हैं ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा अनमोडिफाइड ओपिनियन, बिल्कुल सही है, लेकिन ये पार्शली करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकम्प्लीट है स्टेटमेंट। ऑडिटर शुड एक्सप्रेस द क्वालिफाइड ओपिनियन, काट दो। ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट देगा बट विद मुर्ग, कहते हैं बिसाइड्स एक्सप्रेसिंग एन अनमोडिफाइड ओपिनियन। यस, ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, इसके साथ साथ ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर एक सेक्शन बनेगा, एक पैराग्राफ बनेगा अंडर द हेडिंग ऑफ MURG, दैट इज मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, और उसके अंदर वो बताएगा कि कौन से ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है। तो वहां पे वो अटेंशन ड्रॉ करेगा टू द यूजर्स ऑफ द यूजर्स टू द नोट इन विच, जहां पे आपकी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया हुआ है उस मैटर का, जिस उस इवेंट का, उस सिचुएशन का जिसकी वजह से उसकी गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है, राइट। क्योंकि मैनेजमेंट ने उसको एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया हुआ है ना, तो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किसी ना किसी नोट्स टू अकाउंट में दिया होगा। तो ऑडिटर MURG जब ये सेक्शन डालेगा, जब ये पैराग्राफ डालेगा इस हेडिंग के अंदर, वो बताएगा यूजर्स को कि देखो मैनेजमेंट ने इस रिस्पेक्टिव नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दिया हुआ है उस इवेंट का, उस सिचुएशन का, जिस सिचुएशन की वजह से आपकी एंटिटी की गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एज रिगार्ड गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे क्लास नंबर 12th का, इनफैक्ट 12th भी नहीं, मैं बोलूंगी 11th का। आपको ये बताना है गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग के रिलेशन में नीचे दी गई 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 1, कंपनी शोइंग नेट लॉस इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एसेंशियली नॉट अ गोइंग कंसर्न। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी को अगर नेट लॉस हो गया है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो चुकी है, मतलब अब वो फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, राइट। बहुत सारी कंपनी है जो चलती रहती है लेकिन लॉस में चल रही है। फिर आगे कहते हैं फॉलोइंग गोइंग कंसर्न असम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। आप मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस के अकॉर्डिंग बनाना है या नहीं बनाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। इसमें ऑडिटर का क्या काम है? तो ये गलत है स्टेटमेंट। तीसरा ऑप्शन, इन केस कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तुम्हें बनाना है लिक्विडेशन बेसिस पे। यस, तुम गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बना सकते। अगर कंपनी तुम्हारी गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपकी एंटिटी को अपने एसेट्स को दिखाना पड़ता है रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर, और अपनी लाइबिलिटी को भी वो पेबल अमाउंट पे ही दिखाती है, राइट। तो आप अपनी लिक्विडेशन बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हो, गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाते। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट पूछा था, यस, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। तो आपको एज पर ऐसे नंबर 560 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर ये बताना है। तो हमने पढ़ा है, ऊपर क्वेश्चन भी देखिए, कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने, किस चीज को लेकर कि आपकी मैनेजमेंट ने वो सारे सब्सिक्वेंट इवेंट जिनका डिस्क्लोजर देना चाहिए था या जिनकी एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी, those events have been disclosed or adjusted by the management in the financial statement। ठीक है, लेट्स सी कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि कोई भी ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो काट दो। दूसरा,
कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है कि ऑडिटर को सब्सिक्वेंट इवेंट के रिलेशन में कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना। ऐसा होता तो फिर हम ऐसे नंबर 560 क्यों पढ़ते? तो ये गलत है। सी, ऑडिटर हैज ओनली टू रिलाई अपॉन द WR ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग, नहीं, क्योंकि देखो ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने और WR से उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, तो वो सिर्फ WR करके नहीं मानेगा, WR के साथ साथ उसको अदर ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। Auditor should perform the necessary audit procedure to know about the events which are occurring between the date of financial statement and date of auditor's report. तभी ऑडिटर को क्या मिलेंगे? Sufficient and appropriate audit evidences मिलेंगे। तो इसका आंसर बनेगा डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं एज रिगार्ड्स टू द यूज ऑफ क्वालिफाइंग लैंग्वेज इन द WR, आपको बताना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऊपर ऑडिटर ने मैनेजमेंट से WR मांगी इन रिलेशन टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ने उसको WR दी, लेकिन मैनेजमेंट ने उस WR के अंदर क्वालिफाइंग लैंग्वेज का यूज किया हुआ है, मतलब इफ बट लगाए हुए हैं। तो क्या ऑडिटर इस WR को एक्सेप्ट कर लेगा? यस, उसके जजमेंट का मैटर है, उसको सही लगता है तो एक्सेप्ट कर सकता है। इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एक्सेप्ट सच वर्डिंग्स इफ ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट रिप्रेजेंटेशंस आर बीइंग मेड बाय those with the appropriate responsibility and knowledge of the matters included in the representation। तो वो जजमेंट लेगा कि क्या जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन वही लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिप्रेजेंटेशन देने की, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेजमेंट देने की, एंड क्या जो मैटर्स के रिलेशन में रिप्रेजेंटेशन दी जा रही बाय द पीपल, उन लोगों के पास नॉलेज है अबाउट द मैटर्स, तो वो रीजनेबल है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं है। फिर वो कहते हैं रिप्रेजेंटेशन अनकंडीशनल होनी ही चाहिए, इफ और बट होनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, इफ एंड बट हो सकते हैं, बट आपका ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है वो होना चाहिए। फिर कहते हैं such wording dilutes the intent of written representation, however it can be accepted by the auditor only in the exceptional circumstances। ऐसा नहीं है, ऑडिटर क्वालिफाइंग वर्डिंग वाली भी WR को एक्सेप्ट कर सकता है। फिर कहते हैं क्वालिफाइंग लैंग्वेज देना WR में मैंडेटरी है। ये क्या लाइन है? ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है, फिर इसका आंसर बनेगा ए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं एज रिगार्ड टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द मैटर्स कम्युनिकेटेड ओरली विद TCWG विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ऊपर कुछ मैटर्स की कम्युनिकेशन ऑडिटर ने TCWG को करी है ओरली, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? उनको राइटिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं मैटर्स विच आर कम्युनिकेटेड ओरली हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय द ऑडिटर स्टेटिंग कि कब ये कम्युनिकेशन ओरली हुई, व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड एंड टू whom इट हैज बीन कम्युनिकेटेड, किसको ये कम्युनिकेशन हुई। ये 260 में मैंने पढ़ा था, व्हेन एंड टू whom दीज वर कम्युनिकेटेड, तो ए इसका आंसर बनेगा। तो ये आपका केस सिनेरियो के आंसर हो गए, ठीक है। अब ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे, ओके। तो दीज वर योर क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, कंप्लीशन एंड रिव्यू इसका नाम है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आप इसे यूट्यूब पे देखोगे तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। बाय बाय।